हेलो एवरीवन। आज है लेक्चर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग फैराडेज के लॉ को पढ़ेंगे। देखो, इससे हमेशा हर साल सवाल आते हैं एंड इसमें बहुत दिक्कत भी होती है लोगों को। तो बिल्कुल ही ध्यान से इस लेक्चर को देखें। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, बट इस लेक्चर में आपके सारे प्रॉब्लम्स जो भी आपको लगते हैं कि भाई फैराडे लॉ मेरे को समझ नहीं आता या फिर कुछ भी इसको रिलेटेड, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग तो देख चुके हो ना कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। देख लो एक बार, पहले वो चीज़ को हम लोग रिवाइज करा देते हैं। हम लोग याद करो, एक बीकर लिए थे। उस बीकर में हम लोग क्या किए थे, हमारे पास एनोड था, हमारे पास कैथोड था। क्लियर बात है ना? एनोड जो था पॉजिटिव था, कैथोड जो था वो निगेटिव था। दैट इज हमारा गैल्वेनिक सेल का जस्ट अपोजिट। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं कि कैटायन है और अपने पास एनायन है। मान लीजिए ये हमारा एनायन हो गया, ये हमारे पास कैटायन है। तो होता क्या चीज़ था कि एनायन और कैटायन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जाते थे। हम लोग पिछले 3-4 लेक्चर से तो वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? देखो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होता था, तो ये एनोड यहाँ पर जाता था और क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मान लेते हैं यहाँ 1- है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और खुद को ए में कन्वर्ट कर देगा। ये C+ जो था वो यहाँ पर जाता था और रिड्यूस कर लेता था खुद को। C+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल आराम से दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो हमारा एनायन है और जो हमारा कैटायन है, वो जा रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर और खुद को जाके डंप कर दे रहा है। डेट इज खुद को जाके डिपॉजिट कर दे रहा था। क्लियर बात है ना? मतलब क्या यहाँ पर डिस्चार्जिंग का केस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डिस्चार्जिंग का केस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते जा रहे थे। ठीक है, बाकी ये हमारा रिवीजन वाला पार्ट है जो हम लोग देख रहे थे पिछले 2-3 लेक्चर्स में। अब हम लोग बात करने वाले हैं असली में कि फैराडे लॉ होता क्या है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो एक बार कि इट रिलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब, वो ध्यान से सुनना। देखो, हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर करंट देते थे। ठीक है ना? हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग करंट देते थे, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट था वो एनायन और कैटायन में ब्रेक हो जाता था। उसके बाद ये जो एनायन था वो जाकर यहाँ पर अपना एनोड पे डंप हो जाता था। ये कैटायन जो था वो जाके अपना कैथोड पे डंप हो जाता था, मतलब कि मिल जाता था। क्लियर बात है? तो अब ये जो लॉ है फैराडे का लॉ, ये बताता है कि आखिर कितना एनायन जाकर यहाँ पर चढ़ जाएगा और कितना कैटायन जाके यहाँ पर चढ़ जाएगा। तो अब हम लोग अमाउंट का बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि कितना, 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, कितना जाके चढ़ेगा भाई, ये दोनों कितना कितना जाके चढ़ेगा। तो फैराडे लॉ उस चीज़ों को बताता है। समझ में आ गया? तो फिर से आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। तो इट रिलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, मतलब कितना आके यहाँ पर चढ़ा या फिर निकल गया। लिबरेटेड का मतलब कि याद करो, हमारे पास गैस भी तो बन रहा था ना। हमारा एनोड प्रोडक्ट या कैथोड प्रोडक्ट गैस भी हो रहा था। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखे थे। क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ गैस रिलीज हो रहा है, मान लेते 2 मोल रिलीज हो रहा है, 5 मोल रिलीज हो रहा है, उस चीज को देखेंगे। क्लियर बात है ना? एट एन इलेक्ट्रोड टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हम लोग कितना यहाँ पर करंट देंगे जिससे एक्स या एन अमाउंट ऑफ एनायन या कैटायन आकर इस इलेक्ट्रोड पे चढ़ेगा। समझ में आ गया? इस चीज को कौन रिलेट करता है? फैराडे का लॉ। क्लियर बात है ना? तो एक बार फिर से बता देते हैं भाई। देखो, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पर आप लोग जब करंट दोगे तो हम लोग वही चीज़ नोट करेंगे कि कितना करंट दिया। अच्छा, 5 एम्पियर दिए, उसको लिख लिए। 5 एम्पियर में सपोज जो हमारा एनायन है वो एनोड पे चढ़ गया, मान लेते 3 मोल। ठीक है, 3 मोल्स। तो यही चीज़, इसी रिलेशन को कौन बताता है? फैराडे का लॉ। तो इट रिलेट्स द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड विथ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब कितना चढ़ गया या कितना निकल गया। क्लियर बात है ना? तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा, इट वॉज गिवन बाई माइकल फैराडे इन 1833 से 1834। मतलब क्या कि ये एक माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ को दिया। ठीक है, और कब दिए थे इन्होंने ये लॉ को? 1833 में, ये 34 में। ठीक है ना? यही 2 साल में वो इस लॉ को दिए थे। क्लियर बात है?
तो फैराडे का लॉ समझ में आ गया। ये किसको किसको रिलेट करता है? अमाउंट कितना यहाँ पर चढ़ेगा और दूसरा चीज़ कि कितना करंट हम लोग देंगे। ओके, अब टोटल फैराडे के दो लॉ हैं। पहला लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा लॉ ना बस बहुत ईजी है। पहला लॉ है में जो कुछ है वो पहला लॉ में, दूसरा लॉ बस पहला लॉ का सब्सटीट्यूट है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो। फर्स्ट लॉ, the mass of a substance m liberated or deposited at an electrode is directly proportional to the total charge passed through the electrolyte। मतलब क्या हो गया कि देखो कितना मास यहाँ पर चढ़ेगा, फिर से सुनना, कितना मास यहाँ पर या यहाँ पर चढ़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना चार्ज आप दे रहे हो। हम पहले बताए थे ना कि यहाँ पर आपको करंट देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, एंड जैसे आप तोड़ दोगे कुछ मास यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो मास जो होगा ना, कितना मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप कितना चार्ज यहाँ पर दे रहे हो। क्लियर बात है? फिर से पढ़ लेना कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, कितना यहाँ पर चढ़ा इलेक्ट्रोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितना चार्ज पास होगा, मान लेते हैं 5 कूलम चार्ज पास हुआ, तो उसमें हमारे पास, मान के चलो ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि 5 कूलम चार्ज पास हुआ, उसमें हमारे पास x मोल्स इलेक्ट्रोड पे चढ़े। अगर ये बताओ कि 3 कूलम पार करेंगे अगर हम लोग चार्ज को, ऑब्वियस सा बात है कि जो अब जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो x से कम होगा। क्लियर बात है ना? हम लोग जैसे ही चार्ज को घटाए नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो गया। अगर हम लोग चार्ज को बढ़ा देंगे, हम लोग 7 कूलम कर लेंगे, थाला फॉर अ रीजन, तो x का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट इज मोल्स का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, क्योंकि सुनो, जितना चार्ज दोगे उतना ही ये एनायन और कैटायन टूटेगा, और जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ही जाके इस पे चढ़ेगा। समझ में आ गया? तो क्या हो गया हमारा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। इतना समझ में आया? पहला लॉ क्या बोलता है, ध्यान से बिल्कुल देखना, कि मास कितना चढ़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप कितना चार्ज को दे रहे हो। ओके, अब हमें पता है ना कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता तो एक इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो जैसे तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाओगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप लोग बोलोगे z। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर, हियर m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है। ठीक है ना? उसको हम लोग किस में लेते हैं, उसको हम लोग ग्राम्स में लेते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया कि m क्या है, कि कितना मास चढ़ गया है इलेक्ट्रोड पे, उसको हम लोग किस में लेंगे, मास को तो हम लोग ग्राम में लेंगे। क्लियर बात है? दूसरा चीज़ q क्या है, कि आप टोटल चार्ज कितना दे रहे हो एक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने में। अब चार्ज तो दोगे जब, तो उसको तो ऑब्वियस सा बात है कूलम में दोगे। ये आप लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस में पढ़ रखे होगे फिजिक्स में। अब ये Z क्या है, बिल्कुल ध्यान देना, इस Z को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब क्या होता है क्या नहीं हम लोग आगे चल के देखेंगे, बट अभी ध्यान रखो एकदम, और ये सबको लिखते चलना। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? तो पहला लॉ क्या बोलता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग भी बोले, कि मास कितना चढ़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप कितना चार्ज दे रहे हो इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने में। तो फिर से इसको आप लोग क्या बोलोगे, बहुत जरूरी, इसलिए हम 20 बार बोल रहे हैं कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस m liberated or deposited at an electrode is directly proportional to the total charge passed through the electrolyte। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना मास एक्यूमुलेट होगा या उतना मास जम जाएगा इलेक्ट्रोड में जाके। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितना आप चार्ज दोगे उतना एनायन और कैटायन में चीज़ें टूटेंगी, जितना टूटेंगी उतना ही क्या होगा, चढ़ भी जाएगा इसमें। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पहला लॉ। यहाँ पर m जो था वो क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, उसको किस में रखना है, ग्राम में रखना है। q जो था वो है टोटल चार्ज कि आप कितना इलेक्ट्रोलाइट को दे रहे हो तोड़ने के लिए, इसको रखना है कूलम में। फिर जो z है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम लोग ECE भी बोलते हैं। ओके, अभी के लिए इसको लिखे, फिर हम लोग आगे चल के बिल्कुल ही आराम से बात करते हैं। चलो इसको लिख लो, ठीक है ना? इसको चलो लिखना चालू करो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात बताओ बिल्कुल ध्यान से, यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है ना? खोपचा में m इज इक्वल टू क्या था,
Z इंटू क्यू। अब आप लोग बिल्कुल ही फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे कि जो आई होता है डेट इज करंट, जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है क्यू बाई टी। झूठ नहीं कोई बोलना, ये पढ़ रखे होंगे। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्या क्यू को लिख सकते हैं हम लोग आई टी? बताओ, लिख सकते हैं ना। अब वही चीज़ की है कि यहाँ पर अब हम लोग क्यू के जगह आई टी भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू जेड आई टी हो जाएगा क्यू की जगह, देखो बिकॉज q इक्वल टू आई टी। तो वही बन गया हमारा m इज इक्वल टू जेड आई टी। जहाँ पर चार्ज दिया रहेगा वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, जहाँ पर करंट दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। इसको बिल्कुल ध्यान से लिख लो भाई लोग, m इज इक्वल टू जेड आई टी। क्लियर बात है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब क्वेश्चन आता है कि सर आप तो बोले थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो यहाँ पर सर आप जो बोल दिए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ईसी जो होता है उसको आप जेड से डिनोट करते हैं। एक्चुअली वो होता क्या है आप वो बताइए, तो ध्यान से सुने। यहाँ पर जेड जो होता है वो होता है ई बाई एफ। ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फिर से गौर से देखो एक बार। ई इज सॉरी जेड इज इक्वल टू ई बाई एफ। ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। अब इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास बाई एक्स। अब ये एक्स क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। क्वेश्चन के थ्रू सब समझ में आएगा, बस अभी के लिए ध्यान रखो कि z जो होता है वो e बाई एफ होता है। e जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट, आप लोग क्लास 11th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में। बट अभी के लिए यहाँ पर देख लो कि इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। ओके, एंड एफ क्या है, फैराडे का कांस्टेंट है, मतलब कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम्ब। ठीक है, एक सवाल के थ्रू आप लोग देखें, बिल्कुल ही आराम से समझ में आएगा। अभी के लिए देख लो, z इज इक्वल टू ई बाई एफ। ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, मतलब कि ऊपर रखो मोलर मास, नीचे रखो x। ठीक है, और f क्या होता है, एक तो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम, मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 मोल में तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना चार्ज उसमें एक्यूमुलेट होगा, जितना चार्ज उसमें जमा होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग 1 फैराडे, एंड विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। एक सवाल देखे बिल्कुल चमक जाएगा, देखो क्या सवाल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और दे रखा है कि एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है 63.5 ग्राम। देखो क्या बोला कि कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब दिमाग में चमक गया कि यहाँ पर एम पूछ रहा है, कितना अमाउंट है ना, कितना वजन है कॉपर का जो डिपॉजिट होगा जब हम लोग करंट को 5 एम्पियर रखेंगे और टाइम जो है उसको 1 घंटा रखेंगे। क्लियर बात है ना। तो बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे कि m इज इक्वल टू जेड क्यू। बट क्या यहाँ पर चार्ज दिया हुआ नहीं जी, यहाँ तो चार्ज नहीं दिया, यहाँ तो आई और टी में दिया है बात। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी अपने को पता है, m इज इक्वल टू जेड आई टी। क्लियर बात है ना। अब ध्यान देना, स्मॉल एम इज इक्वल टू ई बाई एफ। आई टी भी तो लिख सकते हैं बिकॉज जेड इज इक्वल टू ई बाई एफ, अभी हम बताए ना। क्लियर है। देखो चार्ज तो अपने को पता है 5 एम्पियर है, और टाइम भी अपने को पता है 1 आवर है। 1 आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, क्योंकि सेकेंड में बात होता है, आवर में बात नहीं होता है। ठीक है, बट सिर्फ ई मिल जाए ना, ई ही से प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट सर है क्या। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। क्लियर है। देखो ध्यान से, मोलर मास किसका रखना है, जो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, उसका मोलर मास रख दो। तो उसका मोलर मास कितना है, 63.5। तो आप लोग ई की जगह क्या रख देंगे, 63.5। समझ में, सॉरी ये तो इक्विवेलेंट वेट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मोलर मास की जगह क्या रख देंगे आप लोग, 63.5। ओके, अब कितना इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हुआ ये तो बताइए। ध्यान से देखो, ये जब कॉपर सल्फेट है, इसको आप लोग तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, Cu2+ और SO4 2-। मतलब कि कॉपर का जो क्या हो रहा होगा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना ये रिड्यूस हो पाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का बताओ ट्रांसफर हुआ, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 2। ये चीज समझ में आया कि नहीं, फिर से बताओ। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि m इज इक्वल टू जेड आई टी, इतना समझ में आ जाता है।
अब z को हम लोग क्या ई बाई एफ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, ई बाई एफ आई टी। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, क्लियर है ना। तो ई को बस ई का वैल्यू के लिए देखो, अभी ई को क्या हम लोग लिख सकते हैं, मोलर मास बाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो मोलर मास तो दिया हुआ है, क्योंकि देखना होगा कि किसको आप डिपॉजिट करो, तो कॉपर को डिपॉजिट करो, तो आप यहां पर लिख दो 63.5 ग्राम। अब एक्स में क्या रखोगे, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, क्लियर है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट से ही तो कॉपर निकल के वहां पर डिपॉजिट हो रहा होगा ना, यही तो इलेक्ट्रोलाइट है, यही तो टूटता था, पिछला 2-3 लेक्चर में यही देख रहे हैं। इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा Cu2+ में और SO4 2- में। सोच के देखो कि ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ना ये कन्वर्ट होगा Cu में। अगर यहीं पे Na+ रहता तो उसको कितना लेना पड़ता, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है Na में कन्वर्ट होने के लिए, तो उस समय x का वैल्यू 1 होता। बट अभी जो है Cu2+ है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना होगा Cu में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 2। क्लियर बात। तो ई का वैल्यू क्या हो गया अपना 63.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, देखो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई में ही तो एफ होगा ना, डिवाइडेड बाई में ही एफ होगा। तो एफ का वैल्यू क्या है 96500 है, इनटू में आई और टी, आई का वैल्यू 5 है और टी का वैल्यू क्या है 1 आवर है, जिसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। एक आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, मतलब कि 3600 सेकंड होता है ना एक घंटा में। आप इसको पुट कर दिए, बस इसको पुट करो, जो वैल्यू आ जाएगा वही अपना ग्राम में आएगा एंड वही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया। m इज इक्वल टू जेड आई टी, एम इज इक्वल टू जेड आई टी, 20 बार इसको बोलो, m इज इक्वल टू जेड क्यू, एम इज इक्वल टू जेड क्यू, इसको 50 बार बोल दो, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान देना एक बार, यहां तक कंप्लीट अगर हो गया है तो आगे देखना एंड आगे और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल सेम सवाल है, क्वेश्चन का भरमार है। देखो क्या बोल दिया है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको एक तो पेपर लाने दो, ठीक है, इसको सॉल्यूशन से नहीं समझाएंगे, नहीं तो फिर तकलीफ हो सकता है। देखना ध्यान से, क्या है कि दिया हुआ है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड, मतलब कि अच्छा आपने को आई दे रखा है कुछ, तो 2 एम्पियर लिख लिया इसको। बोला है कि थ्रू सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, चलो ठीक है भाई, अपने पास AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें से 2 एम्पियर करंट पास किया है, चलो ठीक है जी। कितना मिनट के लिए, टाइम दे दिया है भाई 15 मिनट के लिए, आप इसको भी लिख लिए। फाइंड द मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड, ले इतना इजी सवाल, कितना मास डिपोजिटेड होगा, मतलब मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू जेड क्यू, क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या q की जगह हम लोग IT लिख सकते हैं, बिकॉज q क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि q के टर्म में तो दिया नहीं है, कहीं चार्ज थोड़ी दिया हुआ है, यहाँ तो करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इसको IT के फॉर्म में लिख देंगे। अब ध्यान देना बिल्कुल, अब बिल्कुल इसको ध्यान देना। अब z को हम लोग क्या लिखते हैं, ई बाई एफ लिखते हैं, और I फिर t, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग E का वैल्यू लेंगे, फिर हम लोग F का वैल्यू निकालेंगे, फिर I का वैल्यू निकालेंगे, T का वैल्यू निकालेंगे, चीज़ों को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। E का वैल्यू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई x, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो मोलर मास किसका देगा, सिल्वर का देगा, बिकॉज सिल्वर ही तो डिपॉजिट हो रहा है ना। तो मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना दिया हुआ है जी 108 ग्राम पर मोल, तो 108 ही लिख देते बस। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सुनो ध्यान से, AgNO3 दिया हुआ है ना, AgNO3, तो AgNO3 को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, Ag+ और NO3-। क्लियर बात, मतलब Ag को अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag+ को अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 1 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो या कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी को x बोलते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 हो गया। E का वैल्यू आ गया 108, बताइए, है ना। चलो ठीक है। अब F का वैल्यू क्या है 96500 है, कूलम है। देखो E भी निकल गया, F भी निकल गया। अच्छा जी, I का वैल्यू आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 एम्पियर दे रखा है, तो 2 एम्पियर लिख लो। और टाइम का वैल्यू क्या दे रखा है 15 मिनट, तो 15 मिनट, तो मिनट में तो रखना नहीं है, सेकंड्स में रखना है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितना सेकंड 60, 15 × 60 कर दी,
है ना। अच्छा, किसी को इसमें भी दिक्कत हो तो ऐसा समझो कि अगर भाई 2 संतरा का दाम है, 2 संतरा का अभी छोड़ो, 1 संतरा का दाम है 20 रुपया, हम बोलेंगे बाबू 50 संतरा का दाम कितना होगा, तुम क्या करोगे, 50 × 20, मतलब 1,000 रुपया होगा। यही चीज़ तो हमेशा से करते हैं बचपन से, वही तो बोल रहे हैं, अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 15 मिनट में कितना सेकेंड, 15 × 60। तो क्या अपने पास ई का, एफ का, आई का और टी का वैल्यू आ गया, आ गया। उठा के वैल्यू पुट करो। सबसे ऊपर रखना है ई रख दिए, फिर रखना है एफ रख दिए, फिर रखना है आई रख दिए, फिर रखना है अपने को 15 × 60। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। इसको 0 से 0 मरा, फिर 2 से, इसको काम करो, इसको 3 से काट, तो ये 5 से कैसे कटेगा, ये कटेगा 1 4 46 है ना, तो 9 बार में, फिर 3 बार में, फिर 0 बार में, ठीक है, ये ऐसे कट गया। उसके बाद फिर क्या होगा जी, इसके बाद फिर होगा कि 2 से भी कट जाएगा, ये 9 बार में 18 और फिर 6 5 ऐसे कट गया। फिर क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है। मतलब ऐसे ही कर करके अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं, 100 क्या अपना पास बचा, 108 डिवाइड बाई 965 इंटू इधर अपना पास 18 बच गया। बस इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। उतना ग्राम आएगा, लमसम 2 ग्राम है ना, 2 ग्राम के करीब में, 2.01 ग्राम के करीब में आंसर आ रहा था, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लिए थे। क्लियर है, देखा कितना ईजिली चीज़ें हो गई, बस ऐसा ही सवाल आता है। ओके, तो चलो अभी भी हम लोग को रुकना नहीं है, और भी सवाल करना है, बिल्कुल माहौल बनाते रहना है। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, ये ट्राई करो पहले। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट 2.54 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। ठीक है, देखो इस बार तुमसे ना टाइम पूछ लिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, बताओ। हम लोग क्या करें, करंट देंगे, क्लियर बात है, हम लोग 3 एम्पियर करंट दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में, कॉपर सल्फेट में हम लोग जिज करके 3 एम्पियर करंट दे दिए, ठीक है। अब बोला है कि कितना टाइम लगेगा 2.54 ग्राम कॉपर को जाकर इलेक्ट्रोड में चढ़ने में, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया, और क्वेश्चन घुमाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हम लोग को पता है क्या है, m = ZQ, बट यहाँ पर तो चार्ज नहीं है, यहाँ पर तो करंट है, तो हम लोग लिख देंगे m = ZIT, और मैक्सिमम टाइम यही वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। चलो ठीक है, इस बार क्या है कि मास अपने को दे रखा है, बस चीज़ों को देखो पुट करना है, हम पहले ही बोल रहे बार बार। Z = क्या था, E/F, फिर I × T। देखो मास इस बार दे रखा है, कितना दिया मास, 2.54 ग्राम, लिख लो इसको, क्लियर बात। अच्छा ई के जगह भी हम लोग, अच्छा पिछले बार 96500 से डिवाइड किए थे क्या, हाँ किए थे, चलो ठीक है, पिछले क्वेश्चन में किए थे, हमको लगा छूट गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई को हम लोग लिख सकते हैं ना, मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स, ओके। इसको हम लोग ई को हम लोग ये लिख दिए, इनटू में नीचे में हमारे पास एफ भी तो है, बिकॉज ये तो ई है, ओके, डिवाइडेड बाई एफ भी तो है, इनटू आई × टी, क्लियर है ना। अब धीरे धीरे करके चीज़ों का वैल्यू लेके आते हैं कि छोटा एम का वैल्यू कितना है 2.54 ग्राम, बड़ा एम दैट इज मोलर मास का वैल्यू क्या दिया हुआ है इस बार, कॉपर को डिपॉजिट कराना है ना, तो 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर अपने पास एक्स का वैल्यू क्या है, अब खुद सोच के देखो, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट कैसे टूटता है, Cu2+ में टूटता है ना कॉपर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में कन्वर्ट कर देगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना लिख दो, 2 लिख दो, ओके। अब देखो ध्यान से, f का वैल्यू क्या है, 96500 कूलम है ना, ये तो अपने को पता है। I का वैल्यू क्या दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर, और पूछ दिया है भाई टाइम बताओ, तो चीज़ों को बस पुट करो ना भाई, ये सब चीज़ तुमको पता है, ऐसे ही लिख दिया करो हमेशा कॉपी में, इसको उठा के यहाँ पर पुट करो, आज आंसर आ जाएगा। तो छोटा एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, छोटा एम का वैल्यू देखो यहाँ पर है 2.54 ग्राम इज इक्वल टू, ऊपर कितना रखना है 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू 3 इंटू टी, इसी टी का वैल्यू निकालना है, इसको उठा के इधर फेंको, इसको उठा के इधर फेंको, you will get 2 × 96500 divided by 63.5 into 3 is equal to t,
अब इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करो, है ना। अभी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करने लगेंगे तो क्या होगा कि वीडियो बंद हो जाएगा, इसलिए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो। ये देखो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट इसका इंटेंशन कोई परेशान करने का आपको नहीं है। देखो बस इस वाले को सॉल्व करो, यू विल गेट द पर्टिकुलर आंसर। क्लियर है ना। तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर तो है नहीं, बट रुक जाओ देख लेते एक बार। चलो ठीक है, तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। एंड मेरे पास जैसे भूल गए थे दूसरा फ़ोन भी है, तो इसको कर रहे हैं। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 63.5 डिवाइडेड बाई 3, तो इतना आ रहा है 2573। ठीक है ना। टी इज इक्वल टू 2573 सेकेंड्स, 2573 सेकेंड्स में आ रहा है। अब इसको मिनट में अगर पूछेगा तो डिवाइडेड बाई 60 कर देना, तो करीब 43 मिनट आ जाएगा आंसर। मतलब कि ये पूरा क्रम में 43 मिनट लग रहा है। समझ में आ गया। मतलब कि क्या समझ में आया, अगर हम लोग 3 एम्पियर करंट देंगे तो टोटल 43 मिनट लगेगा कॉपर को डिपॉजिट होने में। कितना ग्राम कॉपर को? 2.54 ग्राम कॉपर को। देखो यार, इससे इजी एक्सप्लेनेशन अब क्या ही होगा, है ना। तो बिल्कुल ही हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और अगर किसी को और भी क्वेश्चन चाहिए होगा, अभी मेरे पास और एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन का भरमार एकदम। तो अगर किसी और को और भी क्वेश्चन चाहिए रहेगा तो आप लोग बिल्कुल ही मेरे को डीएम करो ना, डीएम करो, मतलब मैसेज करो, ठीक है। हम उसको फिर आप लोग को रिप्लाई करते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टेड रहेंगे उसी को भेजेंगे, ऐसे ही नहीं, टेंशन थोड़ी लेना है इतना। और 3 क्वेश्चन है, एक ही बोल रहे थे क्या। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो, करो सॉल्व इसको। चलो ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि इस बार चार्ज दे दिया है भाई लोग, बहन लोग। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपने को पता है कि फैराडे का पहला लॉ पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9650 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू मोल्टेन MgCl2, कैलकुलेट द मास ऑफ Mg ऑब्टेंड। ठीक है ना, मतलब हाँ भाई, चार्ज और मास को रिलेट कर दिया, मतलब अपना फैराडे का पहला लॉ है। और फैराडे का पहला लॉ क्या बोलता है? M इज इक्वल टू जेड क्यू। इस बार IT में चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्यू तो खुद ही दे रखा है ना। इस बार चार्ज और इस बार चार्ज दे रखा है, इस बार अपने को करंट और टाइम थोड़ी दिया, तो IT वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो, तो मास कितना दिया हुआ है कि पूछा है कि मास कितना होगा, ठीक है ना जी। जेड का वैल्यू अपने को क्या पता है? हाँ सर पता है, E/F। और क्यू का वैल्यू दे रखा है 9650। क्लियर बात। चलो ठीक है। ई का वैल्यू क्या होगा? ई का वैल्यू होता है सर, यहाँ पर देखो, यहाँ खोपचा में ई का वैल्यू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स। तो मोलर मास तो दिया हुआ है 24, बिकॉज मैग्नीशियम का ऑब्टेन करने का बात कर रहे हैं हम लोग, तो 24 डिवाइडेड बाई। अब MgCl2 है, तो MgCl2 में मैग्नीशियम का क्या होता है वैलेंसी? Mg2+ होता है। तो Mg2+ कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद को Mg में कन्वर्ट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। तो ई का वैल्यू क्या? 12 आ गया, है ना। अब आप लोग भी बिल्कुल रॉकेट की तरह चल रहे होगे। ई का वैल्यू 12 आ गया। एफ का वैल्यू कितना होता है? 96500 कूलम होता है, इंटू कितना दिया हुआ है? 9650 कूलम दिया हुआ है। क्लियर बात है ना। अब इसको काटो, इससे ये कट जा रहा है 10 बार में, है ना, 10 बार में कट जा रहा है, तो आंसर आ गया 1.2 ग्राम। बस, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बीच में घुस गया। क्लियर बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन है कि देख लो एक बार आप लोग क्वेश्चन, कि अ चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट्स, ऑप्शन है ये ABCD। मतलब कि हम लोग को चार्ज दे रखा है कि 1 फैराडे, तो पूछा है कि बताओ क्या चीज़ होगा इसमें से। तो दिख रहा है कि अच्छा भाई, मतलब कुछ चार्ज और मास वास से तो रिलेटेड है, मतलब कि फैराडे का पहला लॉ है। तो M इज इक्वल टू ZQ। मास तो भाई मास रहने दो। चार्ज क्या दिया हुआ है भाई? 1 फैराडे। ओके जी। अगर हम लोग Z को क्या लिख सकते हैं? E/F, क्योंकि देखो फैराडे में दिया हुआ है ना चार्ज भी, तो Z को भी फैराडे के फॉर्म में लिखेंगे। और Q को क्या, Q क्या दिया हुआ है? 1 फैराडे, तो ये भी दिया हुआ है फैराडे, है ना, ये भी होता है 1 फैराडे फैराडे। तो क्या दिख गया कि फैराडे फैराडे कट गया, तो M इज इक्वल टू E हो गया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि अ चार्ज ऑफ 1 फैराडे
डिपोजिट्स, मतलब कितना डिपोजिट कर रहा है मास को, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, बिकॉज m इज इक्वल टू क्या आया था, ई आया था ना, तो इसको क्या बोल देंगे, कितना डिपॉजिट कर रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। आंसर सी हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना कि Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको डिफाइन करो। तो देखो अगेन m इज इक्वल टू जेड क्यू। अगर सोच के देखो, अगर q का वैल्यू हम लोग 1 कूलम रख देंगे तो m इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये तो होता है डेफिनेशन z का, मतलब कि द मास ऑब्टेन्ड, आप लोग लिख लेना भाई लोग, द मास ऑब्टेन्ड ऑन द इलेक्ट्रोड when mass is, sorry, when 1 coulomb charge is passed through an electrolyte। ये हो गया इसका डेफिनेशन। क्लियर बात। चलो आप लोग भी इसको लिख लेना, इस वाले पार्ट को, इसको छोड़ना तो पहले से लिखा हुआ था, इस पार्ट को लिख लेना। क्लियर बात है ना। तो ठीक है, 31 मिनट का वीडियो तो हो ही रखा है, तो अब सोच रहे हैं कि सेकंड लॉ को भी कंप्लीट करिए देते हैं, जिससे कि क्या फैराडे लॉ पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो 4-5 क्वेश्चंस करके आप लोग को मिल गया होगा, मज़ा आ गया होगा, है ना। बाकी नेट वेट से क्वेश्चन निकालो एंड सॉल्व करो, कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछो। चलो, तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, बिल्कुल ही पहला लॉ पे बेस्ड है। जो पहला लॉ जिसको समझ में आ गया उसको सेकंड लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला लॉ क्या था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, m इज इक्वल टू जेड क्यू, और एक फिर इसको बोल सकते हैं m इज इक्वल टू जेड आई टी, और z क्या होता है e बाई एफ, e क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई x, x क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है ना, ये तो रटा जाता है यार, सॉल्व करते करते रटा जाता है ना, खून में बहने लगता है। अब इधर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन मत देखो, सेकेंड लॉ देखो। ठीक है, आप लोग वैसे डब्बा में बना दे पूरा माहौल जैसा कि लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पूरा गाना बजाना एकदम वैसे ही पूरा लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, वैसे डब्बा में बना देना। तो क्या कहता है वो, ध्यान से सुनो सेकंड लॉ। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू, if same amount of electric charge is passed through different electrolytes, then the amount of substance deposited या liberated is directly proportional to its equivalent weight। ठीक है, इसको आप लोग लिख ले फिलहाल के लिए। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख ले बढ़िया से। अभी पहले देखो क्या कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर इसलिए एरो देखे कि समझाएंगे। देखो क्या बोलता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ए, एक इलेक्ट्रोलाइट है बी। क्लियर बात। देखो आप क्या कर रहे हो कि दोनों में इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड, मतलब आप दोनों में जो चार्ज पास कर रहे हो वो क्यू क्यू पास कर रहे हो थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ए और बी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लेते हैं ये NaCl, ये MgCl2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड या लिबरेटेड, जिस कितना अमाउंट m कितना होगा, है ना। इसमें मान लेते हैं Ma डिपोजिट हुआ, इसमें Mb डिपोजिट हुआ। क्लियर बात। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, मतलब ये बोल रहा है कि Ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका इक्विवेलेंट मास होगा, Mb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका इक्विवेलेंट मास होगा। बात समझो ध्यान से। देखो m क्या होता है, m होता है z, मतलब कि डायरेक्ट z को हम लोग क्या ई बाई एफ लिख दे, ई बाई एफ इंटू क्यू। क्लियर बात है। अब सोच के देखो कि किसी का चार्ज ही अगर सेम है, यहाँ पर अगर हम लोग ए लिख दे, यहाँ पर भी ए लिख दे, फैराडे तो कांस्टेंट होता है, क्यू भी कांस्टेंट, दोनों का सेम है। यहाँ पर क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाई एफ इंटू क्यू। कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा डिवाइड मत ना करो अभी फ़िलहाल के लिए, कि करना है करिए, तो एक काम करो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, एम ए बाई एम बी डिवाइड किए तो, और ई तो सेम है ना है, तो ई क्यू से ई क्यू कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ई ए बाई ई बी। तो क्या दिखा,
एम ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए, एम बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी। यही तो है अपना सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर चार्ज भाई सेम पास हो रहा है दो इलेक्ट्रोलाइट से, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना लिबरेट करेगा या डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। ध्यान रखना है बिल्कुल। क्लियर बात है। देखो यार अगेन हम बोलेंगे कि पहला लॉ के हिसाब से ही चलना है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा लॉ फालतू है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो फिर क्लास को ओवर करेंगे। तो सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड कॉपर सल्फेट। चलो ठीक है भाई। इफ 12 ग्राम ऑफ H2 इज लिबरेटेड, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, बिकॉज याद करो H प्लस यहाँ से निकलता था, तो H प्लस को फिर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देते थे एंड वो H में कन्वर्ट होता था, फिर H2 लिखते थे उसको, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड। तो अपने को पता है कि अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से सपोज H2 निकल रहा है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, अपना कॉपर निकल रहा है। क्लियर बात है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ H2 इज Z Q ऑफ H2, Z ऑफ H2 और Q ऑफ H2, तो इसको Q ही रहने दो। मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू Z ऑफ कॉपर इंटू Q, बिकॉज दोनों में सेम था, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा अपने को, मास ऑफ H2 बाई मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू जेड H2 बाई जेड Cu, ठीक है ना। तो ZH2 को क्या लिख सकते हो आप लोग, EH2 डिवाइडेड बाई फैराडे। तो फैराडे फैराडे दोनों का कट जाएगा, बिल्कुल सेम जो देखो यहाँ पर रिलेशन आया था ना, बस उसी को तो यार चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, E ऑफ कॉपर, बस वैल्यू को पुट करो। क्लियर बात है ना। क्या बोला है कि H2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना ग्राम में दिया हुआ है, 12 ग्राम। तो ऊपर में 12 रखो, नीचे में अपने को क्या मास ऑफ कॉपर पूछा तो उसको X बोल दो। अपने को क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 बोला है, तो इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ H2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाई इसका X, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ से तो H प्लस निकलेगा, तो ये तो पक्का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और किस में कन्वर्ट होगा, H2 में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 1। क्लियर बात। अच्छा जी, यहाँ पर क्या कॉपर क्या करेगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इसका मोलर मास कॉपर का डिवाइडेड बाई 2, बस यहाँ से सॉल्व करो, X का जो वैल्यू है भाई आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये था हमारा फैराडे का लॉ। जिसको कहीं भी दिक्कत हुआ आप दोबारा वीडियो को देखें, तिबारा देखें, 4 बार देखें, 5 बार देखें, बट देखें बिल्कुल आराम से। एंड अगर फिर भी डाउट होगा तो आप लोग बिल्कुल मेरे को मैसेज करें भाई लोग, बहन लोग, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ ये हमारा सबसे बड़ा वीडियो रहा, ठीक है भाई, लमसम 40 मिनट का। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप लोग भी करते रहे, एंड साथ में रिजल्ट करते हैं, ठीक है। 90 प्लस रखते हैं टारगेट, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाए अपना सिलेबस, उसका हम लोग 1 शॉट में भी बढ़ेंगे, जिसमें एक बार में एक सीटिंग में 2 से 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर को पूरा निपटा देंगे। क्लियर बात है। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी बहुत कुछ हम लोग सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप लोग का भला के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो बस पढ़ते रहे और सपोर्ट दिखाते रहे। क्लियर बात। चलो ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।